हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 11th जनवरी वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। एंड आपको पता है टेलीग्राम चैनल लॉन्च कर दी गई है। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा एंड यू कैन गेट टू दैट। एंड जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको पता होना चाहिए इम्पोर्टेंट जो कुछ फैक्ट्स रहते हैं प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए वो डाले जाते हैं। एक्चुअली जो क्विजेज हैं उसको भी धीरे धीरे लाई जा रही हैं सो दैट जो प्रीलिम्स जो नज़दीक आने वाली हैं वहाँ पर आप क्विज के रूप में भी अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड अलोंग विथ जो क्लासेस के शेड्यूल्स हैं वो भी आपको टेलीग्राम चैनल में नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाते रहेंगे। दैट्स वाई यू कैन ज्वाइन द चैनल। एंड आप एक बात ऑब्जर्व कर सकते हो जो पेपर आ रही हैं उसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि करंट अफेयर्स की जो अहमियत है काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एंड ये सब जो हम लोगों ने इश्यूज डिस्कस किए हैं अब तक करंट अफेयर से रिलेटेड, आप समझ के चलो कि लगभग आपके 90% जो क्वेश्चंस रहे हैं, अगर हम बात करें आपके पॉलिटी के सेक्शन को, इन्वायरमेंट के सेक्शन को, आपने देखा होगा कि सीओपी जो 26th कॉन्फ्रेंस हुआ उससे रिलेटेड आपके दो दो क्वेश्चंस आ गए थे, तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से उसे डिस्कस भी किया था। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो रेलिवेंस है करंट अफेयर्स की काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आपको डे टू डे टच में रहना चाहिए करंट अफेयर्स को लेकर सो दैट एक माइंड में क्लियर पिक्चर बन सके। एंड कोई भी क्वेश्चंस अगर करंट अफेयर से रिलेटेड आते हैं तो आप उसे सॉल्व कर सको फॉर बोथ मेंस एंड प्रीलिम्स। दैट्स वाई मैंने ये इनिशिएटिव लिया था कि करंट अफेयर डेली बेसिस पे डिस्कस किए जाए। हालांकि मैं स्टैटिक पोर्शंस भी डिस्कस कर सकता था लेकिन उसको उड़ान स्कीम के तहत डिस्कस कर दिया है। एंड आगे एक रिवैम्प्ड नोट्स के साथ आपको स्टैटिक सीरीज के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन मेरा मेन मकसद है कि करंट अफेयर्स पर ज़्यादा जोर रहना चाहिए। और ऑलरेडी हमने स्टैटिक पोर्शंस को तो कवर करवा ही दिए है। कुछ लेक्चर सीरीज जैसे ज्योग्राफी के कुछ लेक्चर सीरीज रह गए हैं, बट मेजोरिटी चाहे आप इन्वायरमेंट की कहो, चाहे आप पॉलिटी की कहो, चाहे आप इकोनॉमी की कहो, हिस्ट्री की कहो, ये जो मेजर वेटेज वाले पोर्शंस है इसका मैंने कवर अप करवा दिया है। यू कैन ऑल्सो यूज फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू एज ए रेफरेंस मटीरियल। तो करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस करनी है बिकॉज क्वेश्चंस बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस आजकल ज़्यादा डाइसी हो गया है, आपको ही पता है। लेकिन इतना बात मैंने ये गौर किया है कि करंट अफेयर्स का अगर अच्छा से नॉलेज हो, थोड़ा सा जो लिंकेजेज ऑफ टॉपिक है वो समझ में आ जाए तो आराम से क्वेश्चंस को आंसर किए जा सकते हैं। इथिक्स के भी मैंने आपको लेक्चर सीरीज लगभग प्रोवाइड कर दी है। अब 20 पेज बचे हैं तो उसमें तो कोई बात है नहीं, वो भी आपको कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएंगी। तो इथिक्स से लेकर मैंने आपको लगभग पूरे पेपर अपने इस चैनल पर प्रोवाइड कर दिए है। थोड़ा सा वॉइस का इशू पहले हुआ करता था लेकिन अब वो वॉइस के इशू भी ख़त्म कर दिए गए हैं, आपको भी पता है। बस केस स्टडी को डिस्कस करना है तो धीरे धीरे केस स्टडी भी एक एक केस स्टडी के रूप में हम डिस्कस कर सकते हैं आने वाले समय में। और अगर आपको ये जो हमारे इनिशिएटिव है अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा सो दैट मोर एंड मोर फ्रेंड्स इस चैनल के बारे में जाने और वो भी इन बेनिफिट्स को एसेस कर सके। एंड एक और इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव मैं लेने जा रहा हूँ कि आने वाले समय में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेंस वाले उसको हो सकता है मैं डिस्कस करूँ सो दैट मोर एंड मोर क्लियरिटी आ सके टॉपिक के बारे में along with the solution as well. सो फ्रेंड्स, अगर आप इस इनिशिएटिव को लाइक कर रहे हो तो प्लीज़ शेयर माय चैनल, सब्सक्राइब इट एंड मैं यूं ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज लेकर आता रहूँगा। सो लेट्स डिस्कस टू द टुडेज टॉपिक। पहला है आपका इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के ऊपर और आदि शंकराचार्य से रिलेटेड न्यूज है। तो सबसे पहले बात तो हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं। ये आपका जीएस पेपर 1 में कवर होगा एंड आप देख सकते हो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज डायरेक्ट टॉपिक है आपका। एंड न्यूज क्या है तो आदि शंकराचार्य का जो बर्थ प्लेस है
उसको नेशनल मॉन्यूमेंट के रूप में डिक्लेयर किए जा सकते हैं। तो बात करते हैं आदि शंकराचार्य के बारे में। सबसे पहली बात तो ये कि जो इनका जन्म है वो केरला के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में एक लोकेशन है कलाडी, वहाँ पर हुआ था। एंड इनका जो टाइम पीरियड रहा है आप देख सकते हो 7th से 8th सेंचुरी AD। और ये अद्वैत फिलोसफर रहे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड ये जो आपका डिक्लेयर किया जाता है मॉन्यूमेंट को नेशनल इम्पोर्टेंस के रूप में, तो जो आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 है उसके तहत ए मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस डेजिग्नेट की जाती है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। एंड ये जो आपका आर्कोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट 1958 है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथोराइज करता है, परमिशन देता है कि वो मेंटेन करे, प्रोटेक्ट करे, प्रमोट करे द साइट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, बिकॉज ये जो साइट हैं वो सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के रूप में कंसिडर किया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात प्रीलिम्स के लिए यही याद रखनी है आपको, आर्कोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के तहत ऑथराइज दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू मेंटेन, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोविजन है। तो अगर हम बात करें आदि शंकराचार्य की, तो जैसे मैंने आपको बताया कालादी विलेज जो एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है केरला में, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था ऑन द बैंक ऑफ द पेरियार विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन केरला। एंड 8 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर त्याग दिए थे इन सर्च ऑफ हिज गुरु, दैट इज गुरु गोविंद पड़ा। एंड गुरु के नाम आपको याद रखने हैं, गुरु गोविंद पड़ा। एंड इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इन द रिवाइवल ऑफ द हिंदू रिलीजन। और ये इम्पॉर्टेंट बात है इनकी फिलॉसफी को समझना कि ये जो है प्योरिटी और स्टेडीनेस ऑफ माइंड, यानी कि माइंड की स्थिरता एज वेल एज माइंड की प्योरिटी जो योगा से हासिल की जाती है, वो सेल्फ लिबरेशन का तरीका है, मुक्ति का तरीका है। ठीक है, ही कंसिडर द प्योरिटी एंड स्टेडीनेस ऑफ माइंड अचीव्ड इन योगा एज एन एड फॉर सेल्फ लिबरेशन। एंड इन्होंने अद्वैत वेदांता फिलॉसफी प्रोपाउंड की है, जो सिंपल कहता है कि जो इंडिविजुअल है इट इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम द ब्रह्मन, यानी कि ये जो आपका सुप्रीम एंटिटी है ब्रह्मन, और ये जो इंडिविजुअल है जैसे हम हैं, आप है, वो सब एक ही हैं। नाम से ही पता चलता है अद्वैत, देयर इज नो ड्यूअलिटी, एवरीथिंग इज सिंगल। ठीक है, एंड इंडिविजुअल इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द ब्रह्मन, द सुप्रीम एंटिटी। एंड उनके अनुसार अगर देखा जाए तो उपनिषद जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नॉन ड्यूअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिसको ब्रह्मन कहा गया है, विच इज द रियलिटी ऑफ थिंग्स। एंड जो फंडामेंटल थ्रस्ट है वो क्या कहता है कि जो आत्मन है इट इज प्योर नॉन इंटेंशनल कॉन्शियसनेस एंड it is one without a second, non-dual, infinite existence and numerically identical with the Brahman। यानी कि there is no difference between Brahman and Atman। कहने का मतलब ये है there is no dualism exist, both Atman and Brahman are one। ठीक है, तो ये आपका जो अद्वैत फिलॉसफी है आदि शंकराचार्य की, ये बातें कहती हैं। एंड मेजर कंट्रीब्यूशन जो आपको याद रखने हैं, ये मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ आदि शंकराचार्य। तो देख सकते हैं इन्होंने 4 आश्रमा 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया में इस्टेब्लिश किया। एक तो ओडिशा में देख सकते हो, ईस्टर्न में गोवर्धन मठ इन्होंने इस्टेब्लिश किया। फिर देख सकते हो कर्नाटका में श्री श्रृंगेरी शारदा पीठम इन्होंने कर्नाटका में इस्टेब्लिश किया। गुजरात में फिर आप देख सकते हो कालिका मठ इन्होंने इस्टेब्लिश किया। एंड उत्तराखंड में आप देख सकते हो ज्योतिर्मठ इन्होंने उत्तराखंड में इस्टेब्लिश किया। तो 4 कॉर्नर में 4 आश्रमा इन्होंने इस्टेब्लिश किए। एंड इन्होंने 6 सेक्ट सिस्टम ऑफ वर्शिप को फॉर्मुलेट किया, जिसके कारण जो मेन गॉड हेड हैं वो लाइमलाइट में आए, जैसे विष्णु वर्शिप, शिवा वर्शिप, शक्ति वर्शिप, मुरुका वर्शिप, गणेशा एंड सूर्य वर्शिप। एंड इन्होंने डिवोशनल एंड मेडिटेटिव हिम्स भी कंपोज किए, जैसे सौंदर्य लहरी, शिवानंद लहरी,
निर्वाणा शलकम, मनीषा पंचकम। तो ये सब जो डिवोशनल एंड मेडिटेटिव हिम्स हैं इसको कंपोज किया इन्होंने। एंड इन्होंने वेरियस बुक्स भी लिखे हैं विच डील्स विद द फंडामेंटल्स ऑफ अद्वैत वेदांता, जैसे विवेक चौड़मणि, आत्मबोध, वाक्य वृत्ति, उपदेश, सहर्षि। तो ये मेजर कंट्रीब्यूशन है। एक तो ये कि आश्रमा इन्होंने बनवाए हैं 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, एंड इन्होंने 6 सेक्ट सिस्टम ऑफ वर्शिप को फॉर्मुलेट किया। नेक्स्ट इज योर वेरियस डिवोशनल एंड मेडिटेटिव हिम्स इन्होंने कंपोज किया, एंड इन्होंने वेरियस बुक्स भी कंपोज किए हैं दैट डील्स विद द फंडामेंटल ऑफ अद्वैत वेदांता। एंड मैंने तो आपको बताया ही कि ये अद्वैत फिलोसफी पर विश्वास रखते हैं, यानी कि द आत्मन एंड द ब्रह्मन इज नो डिफरेंट, इट इज ऑल वन। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये हमने आर्टिकल नंबर 1 डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 2 एट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चाइना ए डेवलपिंग कंट्री। आपको ही पता है ये जो चाइना है डेवलपिंग कंट्री का टैग फिलहाल हासिल किए हुए है, और इस टैग के आधार पर वो वेरियस बेनिफिट्स जो है वो अवेल करते रहता है। तो बहुत सारे जो देश हैं वो चाइना के इस स्टेटस को बेसिकली कंटेंशियस इश्यू मान रहे हैं, बिकॉज चाइना इस टैग के आधार पर बहुत सारे बेनिफिट्स अवेल कर रहा है जो वैसे तो डेवलपिंग कंट्रीज को दिए जाते हैं अंडर द WTO नॉर्म्स। लेकिन जिस प्रकार से चाइना का ग्रोथ आप देखो, एंड जिस प्रकार से जो उसकी इकोनॉमी अगर देखी जाए, फॉरेक्स रिजर्व अगर देखी जाए, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पेरस नेशन आपको दिखेगा। और ये जो डेवलपिंग कंट्री या फिर डेवलप कंट्री ये सब का जो टैग है वो बेसिकली WTO प्रोवाइड नहीं करता है। आपको पता होगा ये खुद जो देश होते हैं वो खुद अपने आप को डेवलपिंग या डेवलप कंट्री का टैग प्रोवाइड करते हैं। तो चाइना फिलहाल अपने आप को डेवलपिंग कंट्री का टैग दिए हुए है, ये तो आपको पता ही होगा, और उसके आधार पर वेरियस बेनिफिट्स वो अवेल करते रहता है। तो देखेंगे इस इश्यू को। सिलेबस सबसे पहले हमारे आंखों के सामने होनी चाहिए। तो देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जिसमें आपका WTO है, एजेंसीज एंड फोरम्स, देयर मैंडेट, तो इसको डिस्कस करेंगे। तो देख सकते हो जो चाइना का स्टेटस है डेवलपिंग कंट्री का एट द WTO, ये कंटेंशियस इश्यू बन गया है बिकॉज चाइना इस टैग के अंतर्गत वेरियस बेनिफिट डिराइव कर रहा है विच इज रिजर्व फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज अंडर द WTO नॉर्म्स। उसके बारे में तो मैंने आपको बताया। और क्या कहना है उन देशों का जो ये इश्यू रेज कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो चाइना है अपर मिडिल इनकम कंट्री में आता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि चाइना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यूज करता है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यानी कि जैसे अपने स्टेट इंटरप्राइजेज को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देता है, वेरियस सब्सिडी देता है सो दैट उनके प्रोडक्ट चीप रहें और वो जो है एक्सपोर्ट कर सके अपने प्रोडक्ट्स को। और कहीं ना कहीं जो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस है प्रोडक्ट्स की इन द इंटरनेशनल मार्केट उसको अफेक्ट करता है। तो ये सब कुछ आरोप लगते हैं। एज वेल एज डाटा रिस्ट्रिक्शंस भी चाइना काफ़ी ज़्यादा करता है। आप देख सकते हो चाइना की तरफ से अगर हम बात करें डाटा की तो काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाई होती है ना। तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के तो जो इश्यू है वो तो हाईलाइट होती हैं चाइना के लिए, आपको भी पता है। एंड दैट्स वाई मैनी नेशंस हैव कॉल्ड, या तो जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं चाइना को अंडर द डेवलपिंग कंट्रीज वो बंद कर दिया जाए, या फिर ये जो क्लासिफिकेशंस है चाइना की डेवलपिंग कंट्री के रूप में उस क्लासिफिकेशन को ही खारिज करवाया जाए, यानी कि वो डेवलपिंग कंट्रीज का जो टैग है इसको हटाया जाए चाइना से, या फिर बेनिफिट्स जो मिल रहे हैं वो बेनिफिट्स ना मिले। तो अगर हम बात करें ये जो डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलप कंट्रीज का इश्यू है क्या है ये, तो पहली बात तो ये कि WTO कोई आपका डेफिनेशन नहीं प्रोवाइड करता है डेवलपिंग या डेवलप कंट्रीज का। प्रीलिम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेंबर्स खुद अनाउंस करते हैं अपने आप को कि वो डेवलप कंट्रीज है या फिर डेवलपिंग कंट्रीज है। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि दूसरे मेंबर्स चैलेंज कर सकते हैं द डिसीजन ऑफ ए मेंबर टू मेक यूज ऑफ प्रोविजंस अवेलेबल टू द डेवलपिंग कंट्री, जैसे कि अभी आप देख रहे हो बहुत सारे देशों ने रेज भी किया इश्यू को। तो बात करते हैं आखिरकार क्या बेनिफिट मिलता है कि अगर कोई देश डेवलपिंग कंट्रीज का क्लेम करता है, जैसे चाइना बेनिफिट के लिए डेवलपिंग कंट्रीज का
जो टैग है वो अपने पास रखे हुए, तो बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। पहली बात तो ये कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो स्पेशल राइट्स इनको मिलती है थ्रू द स्पेशल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रोविजन। क्या मतलब होता है स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रोविजन? इसके तहत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज है उसको बहुत सारे इंसेंटिव्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू द डेवलप कंट्रीज। एक आपने सुना भी होगा फूड सब्सिडीज को लेकर, जो डेवलप कंट्रीज होते हैं उसको फूड सब्सिडीज ओनली 5% ऑफ द टोटल वैल्यूड ही दिया जा सकता है अपने फार्मर सबको, जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको 10% तक का सब्सिडी देने का परमिशन है। तो ये एक आपने बेनिफिट देखा। साथ ही साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलते रहते हैं। तो यस, डेवलपिंग कंट्रीज एंजॉयज स्पेशल राइट्स थ्रू ए स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रोविजन। इसमें और भी बहुत सारे प्रोविजन मिलते हैं। दैट्स वाई चाइना जो है डेवलपिंग कंट्री का टैग नहीं हटाने का प्रयास करता है। अलोंग विद जो WTO पैक्ट्स हैं या फिर WTO एग्रीमेंट्स है, इसमें कुछ ज़्यादा लीनियंट टारगेट रखे जाते हैं डेवलपिंग नेशंस के लिए, सो दैट कुछ ज़्यादा समय प्रोवाइड की जाती है इन डेवलपिंग नेशन को कि जो भी एग्रीमेंट्स के अंतर्गत बातें हैं या प्रोविज़न है उसको फुलफिल किया जाए। यानी कि मोर टाइम इनको प्रोवाइड किया जाता है टू अचीव द सर्टेन टारगेट्स अंडर द WTO पैक्ट। एंड साथ ही साथ ये जो आपका डेवलपिंग कंट्रीज का टैग है ये अलाउ करता है अदर कंट्रीज को कि वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भी ऑफर कर सकते हैं, जैसे जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज जैसे GSP जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, यानी कि कोई अगर डेवलपिंग कंट्रीज है तो उनको GSP का टैग दिया जा सकता है, जिनके तहत लो टैक्स पर उनके प्रोडक्ट इंपोर्ट करवाए जा सकते हैं। ये सब बेनिफिट मिलते हैं, है ना। जैसे USA आपका जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस टैग देता है बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज को, आपको ही पता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें GSP की यानी कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस की, तो ये नॉन रेसिप्रोकल प्रेफरेंशियल टैरिफ सिस्टम होता है जो एक प्रकार से एग्जेम्पशन देता है किसी देश को सर्टेन प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए फ्रॉम द मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल ऑफ WTO। और USA बेसिकली आपको ही पता है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस ऑफर करता है बहुत सारे देश को। अगर हम बात करें लीस्ट डेवलप कंट्रीज का क्या डेफिनेशन या टैग है, तो WTO जो है उन देशों को लीस्ट डेवलप कंट्रीज रिकॉग्नाइज करता है जो UN के द्वारा क्लासिफाई किए जाते हैं बेस्ड ऑन द सर्टेन क्राइटेरिया। और ये जो आपका क्राइटेरिया है हर एक 3 साल में रिव्यू होते रहता है। एंड ये जो आइडेंटिफिकेशन है लीस्ट डेवलप कंट्रीज का वो 3 क्राइटेरिया पर आधारित है। एक तो आपका पर कैपिटा ग्रोस नेशनल इनकम, दूसरा है आपका ह्यूमन एसेट्स एंड इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, दूसरा है आपका ह्यूमन एसेट्स एंड तीसरा है आपका इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज टू द एक्सटर्नल शॉक। तो ये 3 क्राइटेरिया पर कैपिटा ग्रोस नेशनल इनकम, ह्यूमन एसेट एंड इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी टू द एक्सटर्नल शॉक। एंड रिसेंटली कंसर्न्स रेज किए गए थे ओवर द LDC स्टेटस जो बांग्लादेश को मिले हुए हैं। आपको ही पता होगा बांग्लादेश आपका लीस्ट डेवलप कंट्रीज में आता है, इनको भी और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं जो भी LDC के अंतर्गत आता है। क्यों रेज किया गया था कंसर्न ओवर द बांग्लादेश? तो आपने भी देखा होगा कि जो बांग्लादेश है इन्होंने सरपास कर लिया है इंडिया को इन टर्म्स ऑफ GDP पर कैपिटा। ये तो न्यूज आपने सुना भी होगा। तो फ्रेंड्स ये हमने सेकंड आर्टिकल डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द थर्ड आर्टिकल। रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट स्कीम शोज लेगार्ड ग्रोथ, यानी कि कहीं ना कहीं जो स्कीम है ये रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट वाली टू प्रमोट द रिन्यूएबल एनर्जी बाइंग कल्चर इन इंडिया, उसमें जो उतनी ज़्यादा सक्सेस मिलनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं दिख नहीं रही। तो हम देखेंगे कि क्या ये मामला है। सबसे पहली बात तो हम सिलेबस को ध्यान में रखते हैं। तो अगर हम बात करें सिलेबस की तो देख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी के अंतर्गत ये आएगा। तो जब हम बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट की तो क्या होता है, ये एक प्रकार से मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है, टूल है। 2010 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था सो दैट रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन के कंप्लायंस उसको फैसिलिटेट किया जाए एंड रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जाए इंडिया में। रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। इसके तहत क्या होता है कि जो डिस्कॉम्स होते हैं यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जो बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो होते हैं, उनको एक बाइंडिंग
टारगेट दिया जाता है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर हैं, जैसे कोई कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, चाहे वो सोलर हो, विंड हो, कोई भी हो, डिस्कॉम्स को उनको मैंडेटरली खरीदना पड़ेगा सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम देम, तभी तो जाके रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर है वो इंसेंटिवाइज होंगे कि भाई साहब हाँ कोई खरीदने वाला तो मिला, सो दैट हम आगे अपने प्रोडक्शन को जारी रख सके। इसलिए ये जो आपका रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन का कंसेप्ट भी लाया गया है। तो बेसिकली ये जो REC लाई गई रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, इसका बेसिक एम वही है कि जो मिसमैच है बिटवीन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इन द स्टेट एंड जो रिक्वायरमेंट है ऑफ द ऑब्लिगेटेड एंटिटीज यानी कि डिस्कॉम्स टू मीट द RPO। अदरवाइज आप समझो प्रोड्यूसर्स इंसेंटिवाइज नहीं हो सकेंगे टू प्रोड्यूस द रिन्यूएबल एनर्जी अगर कोई उनको बायर नहीं मिलेगा। इसीलिए ये जो मिसमैच है उसको एड्रेस करने का प्रयास REC करता है। और मैंने आपको बताया, देख सकते हो, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत RPO मैंडेट करता है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी हैं यानी कि डिस्कॉम्स, उनको परचेज करना पड़ेगा या फिर प्रोड्यूस ए मिनिमम स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। दोनों बातें हैं, ध्यान रखना है आपको प्रीलिम्स के लिए। इट मैंडेट्स ऑल द इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम लाइसेंसीज शुड परचेज और प्रोड्यूस ए मिनिमम स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। और ये जो 1 REC होता है यानी कि 1 रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, वो 1 मेगावाट आवर के बराबर होता है विच गेट्स जनरेटेड फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। एंड 2 कैटेगरीज आते हैं, एक तो सोलर REC आते हैं एंड दूसरा आपका नॉन सोलर REC आते हैं। तो सोलर REC आपको पता है सोलर एनर्जी से, नॉन सोलर REC में जैसे आपका विंड एनर्जी हो गया उधर से, ठीक है। एंड करेंट स्टेटस ऑफ REC स्कीम की बात करें यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट स्कीम के स्टेटस की बात करें, जिस पर अभी कंसर्न्स भी रेज किए गए, तो देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ 4% ऑफ द इंस्टॉल्ड RE कैपेसिटी रजिस्टर हुई हैं एज ऑन दिसंबर 2021। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपका विंड और सोलर एनर्जी है ना, यही 2 एनर्जी ज़्यादा प्रमोट हो रही है रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में। आप देख सकते हो विंड एनर्जी से सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है 58%, सोलर से आपका 21%। प्रीलिम्स के लिए याद रखना है कि रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, विंड का है, सोलर का नहीं है। सोलर का ओनली 21% है, ठीक है। एंड कुछ ही स्टेट्स हैं जहां पर आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेस ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है, तो देख सकते हो तमिलनाडु को ले लो, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, ये 4 स्टेट्स हैं जहां पर 73% शेयर है टोटल रजिस्टर्ड कैपेसिटी का। आप समझ सकते हो ओनली 4 स्टेट अकाउंटिंग फॉर 73% शेयर ऑफ टोटल रजिस्टर्ड कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। एंड अब बात करते हैं क्या कारण है बिहाइंड द स्लो अपटेक अंडर द स्कीम। तो एक तो ये है कि RPO टारगेट जो है बहुत कम रखे गए हैं इन द सम स्टेट्स। तो RPO टारगेट्स कम है तो जो प्रोड्यूसर है वो इंसेंटिवाइज नहीं हो पाते टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर रिन्यूएबल एनर्जी। अगर जो सप्लाई है और डिमांड है दोनों अगर मीट करेगा तो ठीक है, सप्लाई बढ़ाई जाएंगे। लेकिन अगर डिमांड ही ज़्यादा नहीं होगा, जैसे फॉर एग्जांपल RPO टारगेट में डिमांड ही कम किया जाए, तो फिर जो प्रोड्यूसर है क्यों इंसेंटिवाइज होगा प्रोड्यूस करने के लिए। तो यही बात हो रही है, लो RPO टारगेट्स इन सम स्टेट्स। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लैक्स इन्फोर्समेंट बाय रेगुलेटर्स। एंड नेक्स्ट इज योर नॉन एग्जिस्टेंट वॉलेंट्री मार्केट। तो ये तो रिन्यूएबल आपका बाइंडिंग करता है, लेकिन वॉलेंट्री मार्केट में भी तो एक प्रकार से अट्रैक्शन होना चाहिए कि हाँ रिन्यूएबल एनर्जी को परचेज किया जाए। और जो कंसंट्रेशन है रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल का सिर्फ और सिर्फ फ्यू स्टेट्स में, इसलिए अगर क्रॉस बॉर्डर प्रोक्योरमेंट भी करनी होगी तो एक्सपेंसिव हो जाएगा, बिकॉज ट्रांसमिशन कॉस्ट लग जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल ये आपका गुजरात में आपका विंड पावर है या फिर सोलर पावर है, अब भूटान में एनर्जी एक्सपोर्ट करनी है तो ट्रांसमिशन कॉस्ट तो लगेगा ना। अगर लेट्स से कि भूटान के बगल वाला जो राज्य है हमारा, लेट्स से बिहार की बात कर लेते हैं, वहाँ पर आपका अगर सोलर एनर्जी ज़्यादा प्रमोट होती तो आराम से भूटान नेपाल को भी एक्सपोर्ट कर दिया जाता, कॉस्ट भी कम आता। तो ये बातें बोली जा रही है। नेक्स्ट इज योर जो प्लाउजेबल स्टेप्स लिए गए हैं फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट। तो गवर्नमेंट को क्लियर RPO ट्रांजैक्टरी
लेआउट करनी पड़ेगी अंटिल 2030 एंड साथ ही साथ कंसिस्टेंसी भी बनानी पड़ेगी बिटवीन द नेशनल एंड स्टेट आरपीओ टारगेट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्टेट गवर्नमेंट ये इंश्योर करे कि आरपीओ टारगेट्स टाइमली फुलफिल हो, ऐसा ना हो कैरी फॉरवर्ड करवाया जाए आरपीओ टारगेट का, तो जो टारगेट दी गई है उसका टाइमली वे में फुलफिलमेंट हो डिस्कॉम्स के द्वारा। साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है कि जो सोलर, नॉन सोलर, हाइड्रो पावर आरपीओ टारगेट्स हो उन सबको एक कंसोलिडेटेड टारगेट में रखा जाए। ऐसा नहीं कि सोलर के लिए अलग से टारगेट है, नॉन सोलर के लिए अलग से टारगेट है, हाइड्रो पावर के लिए अलग से टारगेट है। रिन्यूएबल एनर्जी है तो सभी तीनों, इसलिए इसको एक कंसोलिडेटेड टारगेट में रखा जाए कि अगर रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन है 5 मेगावाट की बात करें तो 5 मेगावाट चाहे सोलर से परचेज किए जा रहे हो, नॉन सोलर से परचेज किए जा रहे हो या फिर हाइड्रो से परचेज किए जा रहे हो, कोई फर्क ना पड़े। ये बातें बोली जा रही है। अलोंग विद अलाउ मोर टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग सोलर, विंड, हाइब्रिड, रूफटॉप सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन टू पार्टिसिपेट इन द स्कीम। नेक्स्ट इज योर टेलीकॉम प्लेयर ऑपोजेस सैटेलाइट प्लेयर्स डिमांड फॉर सेपरेट अर्थ स्टेशन लाइसेंसेस। तो जो टेलीकॉम प्लेयर्स हैं वो अपोज कर रही हैं जो सैटेलाइट प्लेयर्स है, यानी कि सैटेलाइट के माध्यम से जो इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं फॉर सेपरेट अर्थ स्टेशन लाइसेंसेस। तो सेपरेट लाइसेंसेस के खिलाफ हैं बेसिकली टेलीकॉम प्लेयर। तो सिलेबस को देखते हैं सबसे पहले। तो सिलेबस में आप देख लो, अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स सब ने अपोज किया है सैटेलाइट प्लेयर्स डिमांड को। सैटेलाइट प्लेयर का क्या डिमांड है कि भाई साहब डीलिंग किया जाए लाइसेंस ऑफ सैटेलाइट अर्थ स्टेशन फ्रॉम द सर्विस लाइसेंसेस। तो दोनों को अलग अलग करने की बात की जा रही है सैटेलाइट प्लेयर्स के द्वारा। और आपको ही पता है अर्थ स्टेशंस वो बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज ग्राउंड से प्रोवाइड करते हैं और इसके माध्यम से जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क है स्पेस में उसको टेरिटोरियल नेटवर्क से कनेक्ट करवाया जाता है। लेकिन आपको पता होगा कि प्रेजेंट में जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो लाइसेंस होल्ड रखते हैं कि अर्थ स्टेशंस सेटअप कर सकते हैं अंडर द यूनिफाइड लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क। तो अभी तो यूनिफाइड लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क है और इसके माध्यम से अर्थ स्टेशन वो सेटअप कर सकते हैं टू फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन। लेकिन जो सैटेलाइट प्लेयर्स है वो तो सेपरेट अर्थ लाइसेंसेस की डिमांड कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया, देख सकते हैं इन अपोजिशन टू दिस सैटेलाइट प्लेयर्स स्पेशली दो जो हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करना चाहते हैं वो सेपरेट लाइसेंस रिजीम की बात कर रहे हैं फॉर द सेपरेट सैटेलाइट स्टेशंस। एंड अगर हम बात करें सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी की तो ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन भेजे जाते हैं या रिसीव किए जाते हैं वो सैटेलाइट के माध्यम से होता है रेदर यूजिंग द अंडरग्राउंड कॉपर या फिर फाइबर नेटवर्क। जो आप अभी यूज करते हो, आपको जो इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी मिलती है आपको पता है या तो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से मिलती है जो अंडरग्राउंड केबल ले डाउन किए जाते हैं या कॉपर केबल ले डाउन किए जाते हैं। लेकिन जो आपका सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी डायरेक्ट सैटेलाइट के माध्यम से आपको जो कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल हो सकेगा। एंड जो सैटेलाइट बेस्ड लो बिट रेट कनेक्टिविटी पॉसिबल हो सकती हैं अगर सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी में रखा जाए तब भी, मीडियम या फिर लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट को रखा जाए तब भी कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकती है। एंड जो मॉडल्स हैं फॉर सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी तो दो मॉडल कहे जाते हैं। एक तो आपका हाइब्रिड मॉडल होता है, दूसरा आपका जो है डायरेक्ट टू सैटेलाइट मॉडल होता है। तो हाइब्रिड मॉडल में बेसिकली आपका इनडायरेक्ट मॉडल होता है जिसमें इंटरमीडिएटरीज का सहारा लिए जाते हैं, यानी कि बीच में एक इंटरमीडिएट होगा जैसे आपका लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क गेटवे जो कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करेगा। तो हाइब्रिड या फिर एलपी वेन प्लस सैटेलाइट ये दोनों हाइब्रिड में होती है। एंड इसमें जो सेंसर होता है या फिर एक्यूटेटर होते हैं इन द नेटवर्क वो कम्युनिकेट करते हैं सैटेलाइट के साथ थ्रू एन इंटरमीडिएट सिंक नोड, मैंने आपको बताया। दूसरा डायरेक्ट टू सैटेलाइट मॉडल, इसमें कोई इंटरमीडिएट ग्राउंड से गेटवे की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें जो डिवाइसेस हैं वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द सैटेलाइट।
क्या एडवांटेज है? तो पहली बात तो सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क को इजीली डिप्लॉय किया जा सकता है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि वाइड कवरेज। अब ये इंडिया है और सैटेलाइट बेस्ड से हम कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये ब्रॉडर एरिया को कवर कर लेगा, है ना। ग्राउंड बेस्ड सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ज्योग्राफिकल टेरेन अगर डिफिकल्ट हो तो वहाँ प्रोवाइड करने में दिक्कत हो जाती है, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना। दैट्स वाई ईजियर टू डिप्लॉय एंड वाइड कवरेज। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है स्ट्रॉन्गर बैंडविड्थ कैपेबिलिटीज होती है, इंटरनेट कवरेज रूरल एरियाज अनएसेसिबल एरियाज में भी पहुंच सकती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात इंटरनेट ऑफ थिंग्स को फैसिलिटेट करवा सकता है। सो फ्रेंड्स, ये हमने देख सकते हैं हाउ सैटेलाइट ब्रॉडबैंड वर्क वर्चुअली एनीवेयर। तो ये सैटेलाइट है, ठीक है, और यहाँ से कम्युनिकेशन भेजी जा सकती है, रिसीव की जा सकती है डायरेक्टली फ्रॉम द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड इन द ग्राउंड। सो फ्रेंड्स, इसको डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, एंटी साइबर बुलिंग लॉज इन इंडिया। तो बेसिकली एंटी साइबर बुलिंग लॉज की बात तो आ रही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात साइबर बुलिंग के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते दिख रहे हैं। अगर देखा जाए तो बहुत सारे इंसिडेंट साइबर बुलिंग के नज़र आ रहे हैं। तो सिलेबस देखते हैं। तो सिलेबस देख सकते हो, बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ये डायरेक्ट टॉपिक में आपका कवर आएगा। साइबर बुलिंग एक इम्पोर्टेंट इश्यू है, जो बर्निंग इश्यू है अगर देखा जाए तो देख सकते हैं एक बुली बाई ऐप का इंसिडेंट देखने को मिला। यहाँ पर क्या हुआ कि एक मुस्लिम वोमेन का फोटोग्राफ को फेक ऑक्शंस के लिए पोस्ट कर दिया गया था, और उसके बाद ये जो आपका इश्यू है ऑनलाइन बुलिंग ऑफ वोमेन, ये लाइमलाइट में आए। आप समझ सकते हो कि इसके कारण जो रिपरकशंस हैं वो कितने ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं। तो क्या लॉज है दैट डील्स विद द साइबर बुलिंग, उसको समझने के लिए साइबर बुलिंग को ही समझ लेते हैं सबसे पहले। जब हम बात करते हैं साइबर या फिर ऑनलाइन बुलिंग, इसमें क्या होता है, बहुत सारे तरीके से किए जा सकते हैं, जैसे पर्सनल अकाउंट्स को हैक कर लेना बार बार, और उसके बाद जो है डिमांड करना मनी की या फिर अदर डिमांड्स, एज वेल एज वल्गैर या फिर इनसेंसिटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करके किसी दूसरे को अटैक करना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, along with sharing someone's private messages या लीकेजिंग ऑफ someone's private messages, ये सब आपके साइबर बुलिंग के अंतर्गत आते हैं। ब्लैकमेलिंग करना, थ्रेटन करना, एज वेल एज स्टॉकिंग समवन एंड सेंडिंग टारगेटेड मैसेजेस। तो एक प्रकार से ऑनलाइन परेशान जो किया जाता है और इसके बदले में डिमांड किया जाता है मनी का या फिर अदर डिमांड, तो ये सब आपके साइबर या फिर ऑनलाइन बुलिंग आते हैं। पहले तो ये सब फिजिकली ज़्यादा होते थे, लेकिन अब जो है ये सब डिजिटल हो गए हैं। तो देख सकते हो इंडियन पिनल कोड, एक तो पहली बात साइबर बुलिंग को डिफाइन नहीं करता नॉर पनिशेस इट एज ए ऑफेंस, लेकिन अदर प्रोविजंस जो आईपीसी के हैं या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के हैं वो यूज किए जा सकते हैं टू फाइट द साइबर बुलीज। तो क्या लीगल प्रोविजन है अगेंस्ट सच साइबर क्राइम? तो एक तो सेक्शन 354A है दैट डील्स विद सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट, एंड आपका सेक्शन 354C है दैट डील्स विद वॉयरिज्म, एंड नेक्स्ट इज योर सेक्शन 354D दैट डील्स विद साइबर स्टॉकिंग ऑफ द आईपीसी। तो ये सब कुछ प्रोविजन है आईपीसी के जो साइबर क्राइम्स को डील करते हैं। नेक्स्ट इज योर सेक्शन 66E ऑफ द आईटी एक्ट, जो पनिशमेंट देता है अगर वायलेशन होती है प्राइवेसी की, बिकॉज प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट भी बन चुकी है, आपको भी पता है, पुट्टास्वामी जजमेंट में आया था ये। एंड नेक्स्ट इज योर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, और इसमें जो सर्टेन प्रोविजंस है जैसे ड्यू डिलीजेंस बाय द इंटरमीडिएरीज एंड ग्रीवेंसेस रेडिएशन मैकेनिज्म, यस, यानी कि जैसे ये फेसबुक है, सोशल मीडिया है, ये सब इंटरमीडिएरीज है, और इनके प्लेटफॉर्म पर अगर कुछ ऐसी बातें होती है तो फिर तुरंत बताया जाए यूजर्स को इसके बारे में, साथ ही साथ ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म भी हो, ठीक है। एंड साथ ही साथ जो यूजर्स है उसको इन्फॉर्म करना बार बार कि कोई जो इलीगल इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्प्ले ना किया जाए, मॉडिफाई ना किया जाए, पब्लिश ना किया जाए, ठीक है।
तो ये सब कुछ प्रोविजंस हमने देखा। लेट्स मूव टू द लास्ट आर्टिकल, रेड सैंडर्स, जिसको हम रेड सैंडलवुड कहते हैं। ये फिर से IUCN के इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गया है। तो देख सकते हो रेड सैंडर्स ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में फिर से आ गया है इन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स रेड लिस्ट, आपको ही पता है। और 2018 में वैसे ये नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में आ गया था फ्रॉम द अर्लियर इंडेंजर्ड कैटेगरी। एंड रेड सैंडर की बात करें तो बॉटेनिकल नेम इसका टेरोकैर्पस सेंटिलिनस है। एंड ये नॉन फ्रेगनेंट वेराइटी ऑफ सैंडलवुड है, रेड सैंडर की बात कर रहे हैं। और मोस्टली ये रॉकी हिली रीजन्स में ग्रो करता है। और इसको लोकली येरा चंदनम कहते हैं। सैंडर का मतलब ही होता है चंदन, तो इसको येरा चंदनम कहते हैं, रक्त चंदनम भी कहते हैं, लाल चंदन जिसको आप कहते हो, ठीक है। और ये नेटिव ट्री स्पीसीज इंडेमिक टू इंडिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया में इंडेमिक है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको सदर्न पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न घाट में मिलेंगे, याद रखना है, सदर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट, इज नॉट वेस्टर्न घाट, ठीक है। जोग्राफिकल कंडीशन देखे जो रेड सैंडर्स के लिए रिक्वायर्ड है। सॉइल की बात करें तो लेटराइटिक एंड ग्रेवली सॉइल की ज़रूरत है। और वाटर लॉगिंग कंडीशन को ये नहीं टॉलरेट कर सकते। एंड क्लाइमेट हॉट एंड ड्राई चाहिए, रेनफॉल 500 से 800 mm। सिग्निफिकेंस वही है, मेडिसिनल बेनिफिट इसके काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज जो वुड है, लकड़ी है, इनके कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है जब ये शरीर पर, चेहरे पर लगाए जाते हैं, ठीक है। जब भी कभी हेडेक हो या फिर स्किन डिजीज जैसे इश्यूज आ रही हो तो ये मेडिसिनल बेनिफिट प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ गुड रॉ मटेरियल भी है फॉर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट एंड लग्जरी फर्नीचर। एंड साथ ही साथ सेंटलिन डाई ये प्रोड्यूस करता है, जिसका इस्तेमाल कलरिंग फूड स्टेप में यूज किया जाता है। थ्रेट यही है कि फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स के कारण ये जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इलीगल ट्रेड या फॉलिंग करवाई जाती है, इन्वेसिव स्पीसीज जो इनके जो एग्जिस्टेंस है उसको थ्रेट पहुंचाता है, along with continued harvesting leaves, no time for the species to recover naturally। तो लगातार हार्वेस्टिंग करने के कारण इसकी रिकवरी में डिले हो जाती है, तो इसके कारण भी थ्रेट बढ़ जाता है। प्रोटेक्शन वही है कि इसको अपेंडिक्स 2 ऑफ साइट्स में इंक्लूड किया गया है। सो फ्रेंड्स, ये हमने आर्टिकल डिस्कस किए कम्प्लीटली, होप यू लाइक्ड इट। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। प्लीज डू स्प्रेड द channel and subscribe the Telegram. Thank you.